नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही धामी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की। तो वहीं धामी ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी बातचीत की। धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। धामी ने केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से भी मुलाकात की। धामी ने नड्डा से मुलाकात कर उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर उत्तराखंड में IISER खोले जाने की मांग की। तो वहीं सिंधिया से मुलाकात में उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं राज्य की आपको बता दें कि वहीं राज सिंह से मुलाकात में उत्तराखंड में लघु जल विद्युत सहित कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले धामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बीते रोज मुलाकात की थी और उत्तराखंड में विकास की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की थी। उत्तराखंड में बिजली को लेकर सियासत लगातार तेज होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोप के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अच्छी बिजली मिल रही है। राज्य के लोग चाहते हैं कि उन्हें बिजली सस्ती और अच्छी मिले, वो हम दोनों काम कर रहे हैं। 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताने के लिए दिल्ली आया हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करके उत्तराखंड के विकास के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें से कुछ प्रस्ताव पूरे होने वाले हैं और कई प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं। तो वहीं इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। अभी मैं आज अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, मैं सभी का आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक सैनिक परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उनको एक मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र में, और कर्म भूमि के रूप में मेरा क्षेत्र खटीमा है। खटीमा से मैं लगातार जनप्रतिनिधि उसी क्षेत्र से चुना जाता रहा। उस क्षेत्र के लोग मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहे। वो एक अपने आप में लघु भारत है। भारत नेपाल सीमा के निकट का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। वहाँ पर सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और मेरी पार्टी ने मुझे जो ये काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं निश्चित रूप से मैं उनका आभारी तो हुई, साथ ही साथ जो उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं अपने प्राणों प्राण से कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड मैं सभी अपने प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो उन्होंने सब पर मुझे आश्वासन दिया है कि उन सबको जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, हम अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली। 30 जून को जो है मेरे से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है दोनों तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी थी। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा हो। हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है।
और दूसरी बात है, किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है। हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसके बाद आम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। आपकी सरकार लोगों को 24 घंटे मुफ्त में बिजली मुहैया कराएगी, साथ ही किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं, जैसे चक्की के दो पाटों के बीच दाने पिसते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की जनता 20 सालों से पिस रही है। उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम। कि जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को। तो ही ऋषिकेश में जयराम योग आश्रम का लोकार्पण हो गया। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर आश्रम का लोकार्पण किया। बता दें कि लोकार्पण के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले जयराम योग आश्रम के छात्रों ने अपनी योग की कला का प्रदर्शन किया। मौके पर योग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपस्थित लोगों को दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि ऋषिकेश को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है। जयराम आश्रम से भी योग सीखें। कई योगाचार्य विदेशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिससे तीर्थनगरी का नाम रोशन हो रहा है। कोरोना के इस कठिन काल में जिसने हमको संभाल कर रखा है वह योग। उसने हमारी मनोदशा ठीक रखी है, शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाया है,
और सबसे बड़ी बात तो भीतर के भय का भी नाश किया है। ये सच है कि इस कठिन काल में योग ही हमारा संबल बना है। ऋषिकेश में योग की ऋषिकेश की जो भूमि है योग की जननी है। पूरी दुनिया में यहाँ के योग किए हुए छात्र छात्राओं को पूरे हिंदुस्तान में प्राथमिकता मिलती है। और योग एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला योग से आती है, साधना है योग। यहाँ जयराम आश्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय जो हमारा हरिद्वार में है उसके तहत हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय चलता है। इसमें 450 बच्चे योग करते हैं और हमारी जयराम आश्रम की ये है कि इन बच्चों को योग सिखा करके इनको सेल्फ डिपेंड बनाएं, जहाँ लोगों का जीवन सुधरेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, इनको रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार को प्रमोट करने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए यहाँ जयराम आश्रम में एक योग आश्रम बनाया है। यहाँ बच्चे रह करके योग सीखें। हर तरह का योग जिसमें आयुर्वेद भी हो और कर्मकांड भी हो और वास्तुशास्त्र भी हो, ज्योतिष भी हो, इस तरह से सारी संस्कृत के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम थी इसलिए योग आश्रम बनाया है और इस योग आश्रम के माध्यम से यहाँ के बच्चों को पूरी दुनिया में इस तरह से हम इस तरह से पेश करेंगे कि हाँ, ऋषिकेश हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ से योग निकल करके पूरी दुनिया। तो वहीं हरिद्वार जिले के भगवानपुर में पत्रकारों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों के हितों की रक्षा और मान सम्मान को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि प्रेस क्लब का गठन किया जाए ताकि संगठन के रूप में काम करके पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ी जा सके, जिसके तहत प्रेस क्लब का गठन किया गया। संगठन के अध्यक्ष धीर सिंह को बनाया गया है, उपाध्यक्ष सूरज सिंह को बनाया गया है, महासचिव राव अकरम को नियुक्त किया गया है, सचिव और इसके साथ ही मुस्लिम को बनाया गया है, कोषाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। क्लब के सदस्य आदिल राणा ने कहा कि पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक पीड़ितों की आवाज को पहुंचाने का काम किया जाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग संगठन होते हैं। हमारे जो भगवानपुर के जो पत्रकार हैं, काफ़ी सारे पत्रकार आज इसमें यहाँ पर शामिल हुए, तो उन सब ने मिलकर अपने किसी संगठन को चलाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनका चयन किया है। श्री धीर सिंह जी जो है हमारे जो है प्रेस क्लब के अध्यक्ष बनाए गए हैं, महासचिव राव अकरम साहब हैं और जो कोषाध्यक्ष है प्रीति अग्रवाल है मैम है, और जो सूरज जी हैं वो हमारे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और सचिव साहब जो हैं मुरसलीन, इन सब को बना के, और सभी साथी जितने भी हैं जो सदस्य हैं वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करेंगे। और जो पत्रकारों के हितों की लड़ाई है, ख़ासकर जो आज का जो गिरता स्तर है पत्रकारिता का कुछ लोगों की वजह से, तो उन सब लोगों को समझा के जो पत्रकारिता की एक कह सकते हैं कि एक रूपरेखा है, उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा। और जो गरीब और मजलूम है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो दबा दी गई है, उस आवाज़ को उठाने का काम यहाँ पर हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा और पत्रकारों के हितों की लड़ाई पूरे प्रदेश में और प्रदेश से बाहर जाकर भी की जाएगी। प्रेस क्लब भगवानपुर के पत्रकारों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है अध्यक्ष बनाकर, मैं पत्रकारों के हितों के लिए सरकार से जो डिमांड होगी उसे पूरा करने के लिए, पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए जो संघर्ष करता रहूँगा और उनके डिमांड जो को पूरी करने के जो शासन से डिमांड होती है जो है, आज पत्रकारिता के ऊपर जो है एक अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा झूठे मुकदमे में जो है पत्रकारों को शामिल किया जाता है, उस पर जो है यदि भारत सरकार। उत्तराखंड में एक बार फिर रोडवेज कर्मचारी वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयकों मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश संगठन महामंत्री ने सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय को लेकर उनका भुगतान निगम द्वारा नहीं किया गया है और अब निगम कर्मचारियों को आधे वेतन देने की बात हो रही है। इसके खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद 12 जुलाई की बैठक के बाद 14 जुलाई से सेवा ठप कर हड़ताल करेंगे। अभी पिछले 2 महीने का वेतन थोड़ा थोड़ा करके दिया था, लेकिन वर्तमान हालात इतने खराब हैं कि कर्मचारी बहुत आक्रोशित है। ऊपर से बोर्ड की बैठक में 50% वेतन देने की बात करी गई है, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। घाटा अगर आ रहा है तो सरकार की नीतियों के और सरकार के रोडवेज बंद करने से। सरकार ने बसें बंद करी, हमने नहीं करी।
हमारी मांग है कि हमारे कर्मचारी का उत्पीड़न बंद किया जाए, उनको वेतन तत्काल प्रभाव से दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी आज 1 साल से परेशान है, उसकी ग्रेजुएटी, उसका नकदीकरण कुछ नहीं मिला। वर्तमान हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऊपर से निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि आधा वेतन दिया जाए, आधा बाद में दिया जाएगा। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारी एक हल्द्वानी काठगोदाम स्टेशन में जनरल गैदरिंग है। 14 तारीख की मध्य रात्रि से समस्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ ही कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन शासन। उत्तराखंड में 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधान आंदोलनरत हैं, जिसका व्यापक असर अल्मोड़ा जनपद के 11 विकास खंडों के कार्यों पर भी पड़ रहा है और ग्रामीण विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। ग्राम प्रधान संगठन के कई विकास खंड कार्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करने की मांग की गई। ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि सरकार 73वें पंचायत अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती, जिससे पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं ग्राम प्रधान के मानदेय सहित पंचायत निधि में कटौती किया जाना पंचायतों के साथ अन्याय है। उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में प्रधान अपनी मांगों को लेकर के, अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के प्रधान सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि जो हमारी 12 सूत्री मांगें हैं उन मांगों को अतिशीघ्र माना जाए, क्योंकि लगातार कई दिनों से हमारे प्रधान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा निवेदन है सरकार से कि हमारी जो 12 सूत्री मांगें हैं उन मांगों को अतिशीघ्र माना जाए। अगर वो सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो भविष्य में प्रधान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। लगातार हमारे प्रत्येक महीने पंचायतों से CSC सेंटरों को 2500 रुपये की जो कटौती की जा रही है उस कटौती का भी हम घोर विरोध करते हैं और पंचायतों में जो ग्राम प्रधान को मात्र 1500 रुपये का वेतनमान दिया जाता है उस वेतन को हम बढ़ाने की मांग करते हैं और 10,000 रुपये उस वेतन को बढ़ाने की मांग करते हैं। और जो 73वें संविधान संशोधन में तो वहीं हरेला पर्व के अवसर पर कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र गैस प्लांट पुलिस के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे चौकी प्रभारी प्रवीण रावत SI दिलीप सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए और इस कार्य में सभी को मिलकर अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। हर व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। पेड़ हमारी धरा के रक्षक हैं, इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा और सेवा अपनी संतान की तरह करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज गंगनहर पटरी के दोनों ओर 170 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तराखंड के लालकुआं में बीते कुछ दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज लोगों को बरसात ने राहत दी है। गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग द्वारा दी गई बारिश की चेतावनी एक बार फिर सही साबित हुई है। लालकुआं में आज सुबह से ही हो रही रुक रुक के बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। वहीं हो रही बारिश से लोगों के साथ साथ किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, किसानों की फसलों को पानी मिल गया। ऐसे में लंबे समय बाद हुई बारिश से लोगों के लिए एक खुशी लेकर आई है। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद में लालकुआं में बड़ी मुश्किलों से आज बारिश हुई है और वॉकिंग जाते समय हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी। बारिश से एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में, एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। तो कोरोना में भी हालत सही रहेगी बारिश के मौसम में? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना भी है अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है और जैसे सरकार के। तो वहीं उत्तराखंड के टनकपुर में सुबह से ही हो रही बारिश से बिचई, मणिहार गोट और साथ में घसियारा, मंडी, ज्ञानखेड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गए। कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अलग अलग कई घरों में पानी घुस गया। कुछ लोग अपना घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो गए। सूचना के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के लिए वैकल्पिक नालियां बना रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पिछले 3 घंटे से यहाँ बारिश हो रही है, 5:30 पौने 6 बजे से
और पूरा पानी भर चुका है और अभी बारिश रुकने कहीं आसार नहीं है। अब हम होटल में कमरा लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, खतरा है। पूरा पानी यहाँ बिस्तर ये पूरा मेरे पैर आप देख सकते हैं, पूरा पानी भर चुका है। पिछली बार भी एसडीएम सर ने सब लोगों ने मदद करके पाइप वगैरह लगाए थे, रास्ता हुआ था। अभी भी हमने बोला आपदा कंट्रोल में सब लोग कर रहे हैं, पर अभी हम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पानी तो अभी बढ़ ही रहा है। कुत्ता मेरा इतना परेशान हो रहा है, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो बस कुछ इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। करीबन 20-25 परिवार, पूरा ये क्षेत्र हमारा टनकपुर। तो वहीं बागेश्वर जिले के विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश आफत बनकर बरसी। आपको बताएं कि कपकोट तहसील के सोमगढ़ एठाड़ा गांव के अठाबड़ तोक में भारी भूस्खलन होने से कुछ मकान जमींदोज हो गए, जिस कारण पति पत्नी सहित उनके मासूम बच्चे की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। अनेक मवेशी भी इस आपदा की भीड़ चढ़ गए। घंटों बीत जाने के बाद प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ। ग्रामीणों को द्वारा मलबे को हटाकर शवों को निकालने का काम किया गया। अब तक 3 शवों को ग्रामीणों ने मलबे से निकाल लिया है। शासन प्रशासन की ढीले रवैये के चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं बसाए जाने के कारण इस प्रकार का हादसा हुआ है। पिछले वर्षों में भी दर्जनों मासूम ऐसी आपदाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में सितारगंज सीओ वीर सिंह की अगुवाई में यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर यातायात के उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा। नगर में यातायात और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके उड़ने वालों के खिलाफ में चालान काटे गए। नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान काटकर हजारों रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जहां लॉकडाउन की दूसरी लहर है, तो वहीं पुलिस द्वारा भी यातायात और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए चेकिंग अभियान इलाके में चलाया जा रहा है। तो लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस समय कोरोना वायरस और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर हुए लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पे ये MB एक्ट के तहत और जो कोविड एक्ट है उसके तहत यहाँ पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जो बाहर से आ रहे हैं उनमें अगर हम चेक कर रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट है या नहीं है, या उनके पास है या नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त उनके जैसे कागजात वगैरह देखे जा रहे हैं के तहत। जिसके पास नहीं तो उसके चालान की कार्रवाई की जा रही है। और जिन्होंने ये गाड़ियों पे काले से चढ़ा रखे तो उनको उतार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर अब तक हो रहे हैं काफी, ये लास्ट में। तो वहीं रुड़की में रोड के किनारे पर एक 55 साल के बुजुर्ग का शव मिला, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतक रुड़की सत्ती मोहल्ले का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं देहरादून के विकास नगर में 18 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो बस के साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों को पता चला तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। वहीं ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि किस तरीके से इस हादसे के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्होंने बसों के जो बस थी उसके सारे शीशे फोड़ दिए और इस दौरान उन्होंने चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद रास्ते को खोला गया और उसके बाद में शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही है और साथ में जांच पड़ताल की बात कही जा रही है और उस बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड के देहरादून की घटना है, जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो बस थी वो काफी दूर तक उस शख्स को घसीट कर ले गई और इस दौरान उस युवक की
मौत हो गई। मौत होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बस पर पथराव शुरू कर दिया और बस के शीशे तोड़ दिए। लोगों में आक्रोश इस कदर तक हावी हो चुका था कि उन्होंने बस के तमाम शीशे फोड़ दिए और चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके साथ ही बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।